तो चलिए इसमें ज़रा गहराई से उतरते हैं। आज हमारे सामने अलग-अलग स्रोतों का एक पूरा ढेर है। बिजनेस रिपोर्ट्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के विश्लेषण हैं और यहाँ तक कि सरकारी दस्तावेज भी। ये सभी 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और हर कोई अलग अलग एंगल से देख रहा है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इन सभी टुकड़ों को जोड़कर ये समझना कि एआई की ये तस्वीर असल में दिखती कैसी है, क्योंकि ये अब सिर्फ कोई भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं रह गई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे व्यापार करने, स्वास्थ्य सेवा देने और यहाँ तक कि हमारी नौकरियों के तरीके को भी आज अभी बदल रही है। और जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हम एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़े हैं। हाँ, ये सिर्फ छोटे-मोटे बदलावों की बात नहीं है। यह कंपनियों के सोचने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम एआई का इस्तेमाल करें, बल्कि ये है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें ताकि हम दौड़ में सबसे आगे रहें। बिल्कुल। और इसी सोच से जुड़ा सबसे पहला और चौंकाने वाला आंकड़ा थॉटवर्क्स की एक रिपोर्ट से आता है। इसमें कहा गया है कि 77% वैश्विक कंपनियां अब एआई को केवल खर्च बचाने का एक जरिया नहीं मानती। और बड़ी कंपनियों में तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा है। हाँ, 92% तक पहुंच जाता है। 92%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब है कि लगभग हर बड़ी कंपनी के बोर्ड रूम में ये चर्चा हो रही है। पहले एआई का मतलब था कि हम अपने कॉल सेंटर में 100 लोगों की जगह 80 लोगों से कैसे काम चला सकते हैं। हाँ, मतलब बस एफिशिएंसी। एग्जैक्टली। अब इसका मतलब है कि हम ऐसा क्या नया बना सकते हैं जो पहले मुमकिन ही नहीं था। अब फोकस पूरी तरह से विकास और इनोवेशन पर है। तो ये सिर्फ प्रक्रियाओं को सस्ता बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि नए राजस्व स्रोत बनाने, बेहतर उत्पाद तैयार करने और अपने प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ने के बारे में है। सही कहा। टीसीएस की मैन्युफैक्चरिंग स्टडी भी तो इसी बात की पुष्टि करती है। हाँ, उसमें 75% निर्माता मानते हैं कि 2026 तक एआई उनके मुनाफे को बढ़ाने वाले शीर्ष 3 कारकों में से एक होगा। वो इसे एक जरूरत मान रहे हैं, कोई अच्छी लगने वाली चीज नहीं। और ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं है ना? रिपोर्ट के अनुसार लगभग आधे व्यापारिक लीडर्स को उम्मीद है कि अगले 10 वर्षों में एआई से उनके राजस्व में 15% से अधिक की वृद्धि होगी। हाँ, 15% से ज्यादा। ये एक बड़ा दावा है। हाँ, और ये दावा इसलिए बड़ा है क्योंकि ये सिर्फ मौजूदा उत्पादों को बेहतर बनाने से नहीं आएगा। 15% की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा होती है। ये तभी संभव है जब एआई का इस्तेमाल नए बाजार खोजने या बिल्कुल नए प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाए, या ग्राहकों को ऐसी पर्सनलाइज सर्विस देने में जो आज हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। सोचिए, एक फैशन ब्रांड जो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल के आधार पर सिर्फ आपके लिए एक ड्रेस डिजाइन करे, या एक कार कंपनी जो आपकी ड्राइविंग की आदतों के हिसाब से आपकी कार की परफॉर्मेंस को रियल टाइम में एडजस्ट करे। उस स्तर के बदलाव की बात हो रही है। सही। तो अगर कंपनियां इतना बड़ा रेवेन्यू ग्रोथ देख रही हैं, तो सवाल उठता है कि ये पैसा आएगा कहां से? स्वास्थ्य सेवा एक ऐसा ही बड़ा मैदान लगता है जहां एआई गेम बदल रहा है। बिल्कुल। वॉल्टर्स क्लूबर की एक रिपोर्ट कहती है कि 2026 तक डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी का बाजार $300 बिलियन से ज्यादा का हो जाएगा। $300 बिलियन? और इसमें एआई की क्या भूमिका है? इसमें एआई की भूमिका एक विश्वसनीय सह पायलट की है। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा। सह पायलट। हाँ, इसका मतलब है कि एआई डॉक्टर की जगह नहीं ले रहा, बल्कि उनके काम को आसान और बेहतर बना रहा है। कल्पना कीजिए एक डॉक्टर की जो मरीजों को देखने में ज्यादा समय बिता रही है और कागजी कार्रवाई में कम, क्योंकि एआई अपने आप सारे दस्तावेज तैयार कर रहा है। हाँ, और मरीज की रिपोर्ट पढ़कर क्लिनिकल नोट्स का सार बना रहा है और ये भी बता रहा है कि इलाज में कहाँ कमी रह सकती है। ये डॉक्टरों पर से बोझ कम कर रहा है, ताकि वो उस काम पर ध्यान दे सकें जो केवल इंसान कर सकते हैं, मरीज की देखभाल। बिल्कुल। लेकिन इसी रिपोर्ट में शैडो एआई नाम की एक चिंता का भी जिक्र है। शैडो एआई, ये सुनने में तो किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है। इसका असल में क्या मतलब है? बिल्कुल, और ये उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। समझिए कि एक डॉक्टर है जो अपनी रिपोर्ट जल्दी लिखने के लिए किसी पब्लिक चैट जीपीटी जैसे टूल का इस्तेमाल कर रहा है, और अस्पताल के आईटी डिपार्टमेंट को इसकी खबर भी नहीं है। हाँ, यही है शैडो एआई। बिना किसी निगरानी के इस्तेमाल हो रहे शक्तिशाली टूल्स। इसमें सबसे बड़ा खतरा मरीज की जानकारी के लीक होने का है, या फिर एआई से मिली किसी गलत सलाह का, जिसे बिना जांचे परखे इस्तेमाल कर लिया जाए। तो ये बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है। सही पकड़ा। इसीलिए जैसे जैसे ये उपकरण आम होते जाएंगे, अस्पतालों को इनका सुरक्षित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नियम और निगरानी की जरूरत होगी। और ये सिर्फ डॉक्टरों के टूल के बारे में नहीं है। एक और दिलचस्प बात
जनवरी 2026 से लागू होने वाले CMS नियम के बारे में है। हाँ, जो बीमा कंपनियों को प्रायर ऑथराइजेशन यानी इलाज की पूर्व अनुमति वाली प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए मजबूर करेगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो पर्दे के पीछे हो रहा है। बहुत बड़ा। आज किसी इलाज की अनुमति लेने में हफ्तों लग जाते हैं, जिससे मरीजों को परेशानी होती है। ये नया नियम बीमा कंपनियों को 72 घंटों के अंदर जवाब देने के लिए मजबूर करेगा। और ये तभी संभव है जब AI का इस्तेमाल हो। हाँ, लेकिन इससे एक और बहुत जरूरी बात सामने आती है, डेटा की गुणवत्ता। AI तभी प्रभावी है जब उसे दिया गया डेटा साफ, सटीक और सुसंगत हो। ये नियम एक तरह से उत्प्रेरक का काम करेगा, जो पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को अपने डेटा को व्यवस्थित करने पर मजबूर कर देगा। हेल्थ केयर में डेटा को सही करना एक बहुत बड़ा काम है, और इस तरह के सिस्टम बनाने के लिए हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि NASSCOM की एक रिपोर्ट के अनुसार AI अब सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका ही पुनर्निर्मित कर रहा है। ये सच है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक क्रांति जैसा है। रिपोर्ट के साथ दिए गए चार्ट को देखें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पूरे जीवन चक्र में कुल मिला के 10 से 20% की उत्पादकता में सुधार हो रहा है। और सबसे ज्यादा फायदा कहाँ हो जाए? सबसे ज्यादा फायदा कोड लिखने में, मतलब कोड जनरेशन में 10 से 25% और टेस्टिंग में 15 से 25% तक देखा जा रहा है। इसका मतलब है कि टीमें अब कोड की छोटी छोटी गलतियों को ठीक करने में कम और बड़ी समस्याओं को सुलझाने और बेहतर उत्पाद बनाने में ज्यादा समय लगा सकती हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनियां अब कम डेवलपर्स से काम चलाएंगी? प्रोडक्टिविटी का दूसरा पहलू तो नौकरियों में कटौती भी हो सकता है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। छोटी अवधि में हाँ, कुछ दोहराव वाले काम कम हो सकते हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर ये है कि ये डेवलपर्स की भूमिका को बदल रहा है। अब डेवलपर का काम सिर्फ कोड लिखना नहीं है, बल्कि AI टूल्स का इस्तेमाल करके रचनात्मक समाधान खोजना है। अच्छा, तो इससे वो क्या कहते हैं, तकनीकी कर्ज भी कम होता है? हाँ, बिल्कुल। और विचार से लेकर उत्पाद लॉन्च तक का रास्ता छोटा हो जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या हमें AI अपनाना चाहिए, बल्कि ये है कि हम कितनी तेजी से अपने काम करने के तरीके को इसके इर्द गिर्द बदल सकते हैं। ये कम डेवलपर्स रखने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हीं डेवलपर्स से 10 गुना ज़्यादा काम करवाने के बारे में है। तो ये सिर्फ डेवलपर्स की बात नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है जो हर किसी के मन में है। अगर AI इतना कुछ कर सकता है तो इंसानों का क्या होगा? ये एक आम चिंता है। नीति आयोग की रिपोर्ट इस पर सीधे बात करती है। हाँ, और ये एक बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट इस तकनीकी लहर की तुलना प्रिंटिंग प्रेस या कंप्यूटर के आने से करती है। जब कंप्यूटर आए थे, तब भी टाइपिस्ट और डेटा एंट्री ऑपरेटरों की नौकरियों को लेकर चिंता थी। और हाँ, वो नौकरियां कम हुई, लेकिन ग्राफिक डिजाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, IT एडमिनिस्ट्रेटर जैसी लाखों नई नौकरियां पैदा हुई जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। रिपोर्ट का सार ये है कि ये नौकरियों के खत्म होने से ज्यादा उनके बदलने के बारे में है। तो इसका मतलब है कि कुछ भूमिका निश्चित रूप से बदल जाएंगी या अप्रासंगिक हो जाएंगी? बिल्कुल। जैसे कि बेसिक क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, जिनका काम सिर्फ सॉफ्टवेयर में छोटी-मोटी गलतियां ढूंढना है। या L1 कस्टमर सपोर्ट, जो सिर्फ लिखे हुए जवाब पढ़ते हैं। हाँ, इन जैसी रूटीन भूमिकाएं स्वचालित हो सकती हैं, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है रीस्किलिंग, यानी नए कौशल सीखना। इन भूमिकाओं में काम करने वाले लोगों को AI सिस्टम को प्रशिक्षित करने, AI के आउटपुट को मैनेज करने या ऐसी नई AI नेटिव भूमिकाओं में जाने का मौका मिलेगा। जैसे AI एथिक्स ऑडिटर या ह्यूमन मशीन टीमिंग मैनेजर। बिल्कुल, ऐसी भूमिकाएं जो अब उभर रही हैं। और ऐसा लगता है कि सरकार भी इस बदलाव के लिए तैयारी कर रही है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के दस्तावेज में एक राष्ट्रीय AI मिशन के रोड मैप का उल्लेख है। सही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका पहला चरण, जो 2025-2026 तक है, वो मिशन के लक्ष्यों को निर्धारित करने और एक स्पष्ट चार्टर बनाने पर केंद्रित है। एक स्पष्ट चार्टर का मतलब है कि देश के तौर पर यह तय करना कि हमारी प्राथमिकता क्या है। हाँ, क्या हम AI का इस्तेमाल कृषि को बेहतर बनाने, स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने या अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में करेंगे? ये इस बदलाव को प्रबंधित करने और हमारे कार्यबल को भविष्य के लिए तैयार करने का एक सक्रिय प्रयास है। ये सिर्फ इंतजार करने और देखने के बजाय बदलाव की दिशा तय करने की कोशिश है। तो हमने बात की कि AI कैसे बदल रहा है, नौकरियां कैसे बदलेंगी, लेकिन एक शब्द जो कई स्रोतों में बार बार सामने आ रहा है वो है एजेंटिक AI। ये भविष्य की अगली बड़ी चीज लगती है,
ये क्या है और 2026 के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? एजेंटिक एआई को समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। अभी तक का एआई एक बेहतरीन एनालिस्ट की तरह है जो आपको बताता है कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है और कौन सा शेयर खरीदना फायदेमंद हो सकता है। ये आपको सलाह देता है। ठीक है। एजेंटिक एआई एक ऐसा ब्रोकर है जो उस विश्लेषण के आधार पर आपके लिए अपने आप शेयर खरीदने या बेचने का फैसला भी कर सकता है और उस फैसले पर अमल भी कर सकता है। वाह, यानी सिर्फ सलाह नहीं बल्कि काम भी खुद करना। बिल्कुल, ये सिर्फ विश्लेषण से एक कदम आगे है। ये एआई द्वारा स्वायत्त रूप से एक्शन लेने के बारे में है। एक और उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे सप्लाई चेन का एक सामान्य एआई आपको बता सकता है कि तूफान की वजह से आपका शिपमेंट बंदरगाह पर फंस गया है। एक एजेंटिक एआई न केवल ये बताएगा बल्कि वो अपने आप दूसरे सप्लायर को खोजेगा, नया ऑर्डर देगा, एक ट्रक बुक करेगा और फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन को भी नई डिलीवरी के समय के हिसाब से अपडेट कर देगा। ये सब बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के? हाँ, बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के। इसीलिए ये इतना शक्तिशाली है और 35% संगठनों के लिए एक प्राथमिकता है। ये सुनने में तो कमाल का लगता है, लेकिन क्या कंपनियां सच में इसके लिए तैयार हैं? ये एक बहुत बड़ी छलांग है। और यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती है। महत्वाकांक्षा और वास्तविकता के बीच एक बड़ा अंतर है। टीसीएस की स्टडी में हमने देखा कि 75% निर्माता मुनाफे के लिए एआई पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से केवल 21% ही खुद को पूरी तरह से एआई तैयार मानते हैं। सही, ये एक बहुत बड़ा गैप है। टेक महिंद्रा की रिपोर्ट में भी यही बात कही गई है कि 74% उद्यमों को एआई लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये चुनौतियां हैं क्या? सिर्फ टेक्नोलॉजी की कमी? नहीं, टेक्नोलॉजी तो शायद सबसे आसान हिस्सा है। असली चुनौतियां हैं पुराना और बिखरा हुआ डेटा, अलग-अलग सिस्टम्स जो एक दूसरे से बात नहीं करते, और ऐसे लोगों की कमी जो इन सिस्टम को समझ और चला सकें। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर एक ऐसी संगठनात्मक संस्कृति जो बदलाव से डरती है। आप सबसे बेहतरीन एआई लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके कर्मचारी उस पर भरोसा नहीं करते या उसे इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो वो बेकार है। तो आज हमने जो कुछ भी खंगाला उससे एक बात तो साफ है, 2026 में एआई सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है। हमने देखा कि कंपनियों की रणनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। वे अब खर्च बचाने से आगे बढ़कर विकास की सोच रही हैं। हमने स्वास्थ्य सेवा और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसके ठोस उदाहरण देखे। और हमने गवर्नेंस और लोगों को नए कौशल सिखाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को भी समझा। बिल्कुल। निष्कर्ष ये है कि 2026 की असली कहानी महत्वाकांक्षा और तैयारी के बीच का यही अंतर है। तकनीक रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन इसका सफल होना या न होना इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनियां अपने डेटा, अपने नियमों और सबसे जरूरी अपने लोगों को कितनी अच्छी तरह से तैयार करती हैं। टेक्नोलॉजी को खरीदना आसान है, अपनी पूरी संस्था को बदलना बहुत मुश्किल। सही कहा। और यह हमें एक अंतिम विचार के लिए प्रेरित करता है। इन सभी स्रोतों ने संगठनात्मक तैयारी के बारे में बहुत बात की गई है, लेकिन व्यक्तिगत तैयारी का क्या? जैसे जैसे एआई हमारे काम में एक सह पायलट की तरह शामिल होता जा रहा है, वो कौन सा एक कौशल है जिसे हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी पेशे में हो, आज ही विकसित करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे इन शक्तिशाली नए सिस्टम के एक मूल्यवान भागीदार बने रहें, ना कि कोई ऐसा जिसे केवल इन सिस्टम द्वारा प्रबंधित किया जाए।